लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष में बाल्यावस्था उसका विकास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है बाल अपराध। बाल अपराध क्या है या बाल अपराधी किसे कहते हैं? ऐसे बालक बाल अपराधी होते हैं जो समाज द्वारा निर्मित सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व शैक्षिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराधी होते हैं। यह हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज हमको पढ़ना है कि बाल अपराध के क्या कारण हैं, बाल अपराध किस कारण से होता है। तो बाल अपराध के पीछे विभिन्न कारण होते हैं, जिनमें से कुछ कारण यहाँ पर उल्लेख किया गया है जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला है आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक कारण से आशय यह है कि जिन बालकों के माता पिता अपराधी होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, विभिन्न अपराधों में लिप्त होते हैं या वह विभिन्न अपराधों में सजायाफ्ता होते हैं, उनके बच्चे भी बाल अपराधी हो जाते हैं। आनुवांशिक रूप से उनको यह गुण उनको वंशानुक्रम से मिल जाते हैं, आनुवांशिक रूप से मिल जाते हैं, जिससे वह बालक भी बाल अपराधी हो जाते हैं। तो इसमें पहला कारण होता है आनुवांशिक कारण। दूसरा है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण भी बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है। बालक अपनी आवश्यकताओं की, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपराध करते हैं। जैसे उनकी किसी वस्तु की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में वह अपराध करते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये व्यक्तिगत कारण। इसके बाद है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष के कारण भी बालक बाल अपराधी बन जाते हैं। कुछ गुणसूत्रों की अधिकता की वजह से बालक में विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन दोषों की वजह से वह बाल अपराधी हो जाते हैं। जैसे यदि बालक के अंदर XY क्रोमोसोम्स की जगह XYY क्रोमोसोम हो जाए या XXY क्रोमोसोम हो जाए, जब एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है तो वह व्यक्तिगत रूप से शारीरिक दोषों को उत्पन्न करता है, जो बालक को अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद है सामाजिक कारण। बहुत सारे ऐसे सामाजिक कारण भी होते हैं जिनकी वजह से बालक बाल अपराधी बन जाता है, जिनमें से कुछ निम्न है। पहला है पारिवारिक वातावरण। यदि परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, मान लीजिए परिवार भग्न परिवार है, टूटा हुआ है, या माता पिता में किसी की मृत्यु हो गई है, या माता पिता में तलाक हो गया है, या विभिन्न प्रकार से परिवार में किसी न सदस्यों में मनमुटाव है या कलह है, तो ऐसे में पारिवारिक वातावरण अच्छा न होने की दशा में बालकों का परवरिश अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे वह अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसके बाद है अशिक्षित माता पिता। अशिक्षित माता पिता भी अपने बच्चों की सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं। उनकी क्या आवश्यकताएं, उनकी क्या इच्छा है, रुचि क्या है और किस प्रकार से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, ऐसी समझ न होने के कारण माता पिता सही से उनकी देखभाल नहीं करते हैं और वह बालक अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसके बाद है कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन भी बाल अपराध का एक कारण है। जिन परिवारों में या विद्यालयों में कठोर अनुशासन लागू किया जाता है, वहां से बच्चों में भागने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और ऐसे बालक दंड के भय से विभिन्न प्रकार के ऐसे कृत्यों में लिप्त हो जाते हैं, जिससे वह बाल अपराधी बन जाते हैं। इसके बाद है अपूर्ण संवेगिक विकास व कुंठा। जिन बालकों का संवेगिक विकास पूर्ण नहीं होता है, संवेग उनके नियंत्रित नहीं होते हैं, या उन विभिन्न प्रकार की उनके अंदर कुंठा होती है इच्छाओं को न पूरा होने से, तो वह बालक भी अपराधी हो जाते हैं, क्योंकि उनका संवेगिक विकास नहीं हुआ रहता है। इसके बाद है कुसमायोजन। ऐसे बालक जो अपने वातावरण, परिवार, विद्यालय, समाज में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं, वह बालक भी बाल अपराधी हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने समाज के साथ अच्छा तालमेल नहीं रख पाते हैं, उनके अच्छे मित्र नहीं होते और ना ही उनका समाज में एक ऐसा सम्मान होता है जिसकी वजह से अपराधी बन जाते हैं। इसके बाद है बुरी संगति। बुरी संगति भी
बाल अपराध का एक उत्तरदायी कारण है। जिन बालकों के मित्र विभिन्न प्रकार के व्यसनों में लिप्त होते हैं, नशाखोरी करते हैं या रास्ते चलते बालिकाओं को छेड़ते हैं, तो उनकी संगति में रहकर भी बालक बाल अपराधी बन जाते हैं। इसके बाद आर्थिक कारण, प्रायः देखने को मिला है कि बहुत सारे अपराधों का कारण आर्थिक कारण भी होता है, क्योंकि जब बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए देखता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह अपराध करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। प्रायः देखा गया है कि अमीर घर के बालकों की अपेक्षा निर्धन परिवार के बालक ज्यादा अपराधी होते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती और वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कृत्य करते हैं, जिससे वह अपराधी बन जाते हैं। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण भी बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है। प्रायः देखने को मिलता है कि जिन बालकों को सही से परिवार में स्नेह प्रेम आदि नहीं मिलता है, वह बालक ईर्ष्या क्रोध आदि पर नियंत्रण नहीं कर पाते और वह अपराधी बन जाते हैं। इसके बाद आखिरी है विद्यालय का अप्रजातांत्रिक वातावरण। जिन विद्यालयों का वातावरण अप्रजातांत्रिक होता है, किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है, मान लिया जाए कि विद्यालय में यदि बालिकाओं को ज्यादा पक्ष दिया जा रहा है या किसी जाति या विशेष धर्म को ज्यादा अधिक महत्व दिया जा रहा है, तो ऐसे विद्यालय का माहौल अप्रजातांत्रिक हो जाता है और ऐसे में भेदभाव की वजह से या सही से देखभाल न होने की वजह से कुछ बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और वो बाल अपराध का कारण बनता है। इसके बाद है बालकों की अपराधी वृत्ति को रोकथाम के उपाय। किस प्रकार से बालकों की अपराधी वृत्ति को रोका जा सकता है? तो पहला है मनोवैज्ञानिक उपाय। मनोवैज्ञानिक उपायों द्वारा बालक को बाल अपराध से रोका जा सकता है। मनोवैज्ञानिक उपाय के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि माता पिता को अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति कर देना चाहिए, जिससे वह किसी भी कारण से अपराध ना करें। साथ ही विद्यालय में ऐसे बालकों को उचित माहौल मिलना चाहिए, उनको अच्छे मित्रगण होने चाहिए, क्लास में शिक्षक अच्छे होने चाहिए। विद्यालय का ऐसा वातावरण हो जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और उनकी रुचियों और योग्यता के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही मनोविश्लेषण विधि का वहाँ प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो बालक हैं उनके अंदर यदि कुछ कोई कुंठित भावना है या किसी प्रकार से उनके अंदर कोई दोष है तो उसका निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही ऐसे बालकों को अभिभावकों से लगातार मिलना चाहिए, जिससे उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही ऐसे बालकों के माता पिता को इनसे स्नेह भाव रखना चाहिए, जिससे यदि इनके अंदर अपराधी प्रवृत्ति का जन्म हो रहा हो तो वह जन्म से पहले ही समाप्त की जा सके। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक उपायों के द्वारा इनको बाल अपराधी बनने से रोका जा सकता है। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक चिकित्सा द्वारा। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के द्वारा भी बालकों को अपराधी वृत्ति से रोकने का प्रयास किया जा सकता है। चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विभिन्न प्रकार से ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से इनको अपराधी प्रवृत्ति से रोका जा सकता है, जैसे मनोविश्लेषण विधि, खेल चिकित्सा, साइकोड्रामा, सोशियोड्रामा, पुनर्वास विधि। ये विभिन्न सारी विधियां हैं जो चिकित्सा मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के द्वारा बालक को अपराधी वृत्ति के लिए रोकती है। इसके बाद है वैधानिक विधियों द्वारा। भारत सरकार द्वारा बहुत सारी वैधानिक विधियां भी बनाई गई हैं, जिनके माध्यम से उनकी अपराधी वृत्ति को रोका जा सकता है। पहला है बाल सुधार गृह। अपराधी बालकों के लिए बाल सुधार गृह का निर्माण किया गया है। बाल सुधार गृह बच्चों को ऐसे माहौल में रखते हैं जहां पर उनको कुछ व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उनसे विभिन्न प्रकार के दस्तकारी, बढ़ईगिरी या उनसे सिलाई, लोहारगिरी आदि के कृत्य यहाँ पर कराए जाते हैं, जिससे उनके अंदर सुधार होता है। इसके बाद बाल न्यायालय। बाल अपराधियों को साधारण न्यायालय न ले जाकर बाल न्यायालय ले जाया जाता है, जहां पर उनके विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए उनको परिवीक्षा में रखा जाता है, जिससे वह एक नया जीवन यापन करने के लिए
सुधार कर सके। इसके बाद है परिवीक्षा अवधि। परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षा अधिकारी के देख रेख में बालक को रख दिया जाता है। वहां पर कुछ नियम बने होते हैं, उन नियमों को बालक को पालन करना होता है। यदि वह उन नियमों को पालन करता है तो फिर बाद में उसे एक सामान्य जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि इस अवधि में भी उसके व्यवहार में यदि सुधार नहीं होता है तो फिर उसे कारावास में भेजा जाता है। इसके बाद है बाल बंदी गृह। बाल बंदी गृह में 19 वर्ष से 21 वर्ष तक के बालकों को रखा जाता है। यहाँ पर उनको व्यावसायिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही ये यदि यहाँ पर इनका व्यवहार अच्छा रहता है तो बाद में इनको सामान्य विद्यालयों में भेज दिया जाता है अध्ययन करने के लिए। इसके बाद है बोस्टल संस्था स्कूल। बोस्टल संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बाल अपराधी बालकों को सुधार करने के लिए उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में बरेली में यह संस्था है। विभिन्न राज्यों में ये संस्थाएं हैं, जैसे मुंबई में भी ये संस्था है। इन संस्थाओं में रहकर बालक की जो व्यावसायिक क्षमताएं हैं, उसकी रुचियां हैं, उनकी योग्यताएं हैं, उनको निखारने का प्रयास किया जाता है, जिसके माध्यम से वह आगे चलकर एक अच्छा जीवन यापन कर सके। इसके बाद है कारावास। इन विभिन्न प्रकार के बाल सुधार गृह, बाल न्यायालय, परिवीक्षा अवधि, इनमें रखने के बावजूद यदि बालक में सुधार नहीं होता है और वह अपनी अवधि पूरा कर लेता है तो ऐसे में परंपरागत रूप के जो कारावास हैं उनमें उन्हें भेज दिया जाता है, ताकि वह आगे किसी अपराध को ना कर पाए और फिर उन्हें कारावास में रहना पड़ता है। इसके बाद है बाल अपराध शिक्षा। बाल अपराधियों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाए जिससे उनकी जो समस्याएं हैं या जो बाल अपराध है उस पर नियंत्रण हो सके। तो पहला है विद्यालय का संतोषप्रद वातावरण स्थापित करके। विद्यालय का वातावरण यदि संतोषप्रद होगा तो बाल अपराध का निवारण किया जा सकता है। इसके बाद नैतिक व चारित्रिक शिक्षा द्वारा बाल अपराधियों को नैतिक व चारित्रिक शिक्षा के माध्यम से बाल अपराधी बनने से रोका जा सकता है। इसके बाद अभिभावक शिक्षक सम्मेलन द्वारा समय समय पर अभिभावक शिक्षक सम्मेलन करना चाहिए, जिसमें अध्यापक और अभिभावक बालक के विकास के बारे में, उनके व्यवहारों के बारे में चर्चा करें और यदि किसी प्रकार की कठिनाई है तो उनको दूर करने का इसमें प्रयास किया जाता है। शैक्षिक यात्राओं का आयोजन करके बाल अपराधों को रोकने के लिए शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है, जिससे शैक्षिक यात्राओं के माध्यम से यदि उनके अंदर किसी प्रकार के अवगुण हैं तो उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। उचित यौन शिक्षा प्रदान करके बालकों को यदि उचित यौन शिक्षा प्रदान की जाए तो वह बालिकाओं के बारे में या बालकों के बारे में उनके गलत धारणा नहीं रहती और फिर वह एक दूसरे को समझते हैं और किसी प्रकार के अपराध से बचते हैं। इसके बाद स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करके स्वस्थ मनोरंजन, खेल आदि की यदि व्यवस्था की जाए तो बालकों की जो कुंठा होती है, ईर्षा द्वेष होती है, भावना खत्म हो जाती है और वह बाल अपराधी बनने से बच जाते हैं। इसके बाद शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन और परामर्श द्वारा समय समय पर शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन यदि बालकों को प्रदान किया जाए तो उनके अंदर जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं, उनका निराकरण किया जा सकता है और वह भी बाल अपराध से मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद बालक की रुचि और योग्यता अनुसार शिक्षा प्रदान करके बालक की रुचि और योग्यता अनुसार शिक्षा प्रदान करने पर उसे संतोषप्रद वातावरण मिलता है और वह अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। यदि उसका मन कहीं विचलित होता है तो उसका निराकरण हो सकता है। धार्मिक शिक्षा द्वारा बाल अपराधियों को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि धर्म में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे बालकों को पता चलता है कि क्या गलत है क्या सही है। साथ ही उनको ऐसे धर्मावलंबियों के जीवनी के बारे में बताया जाए जिससे वह प्रभावित हों और गलत रास्ते पर जाने से अपने आप को नियंत्रित करें। इसके बाद बालकों की पारिवारिक तथा सामाजिक समायोजन में सहायता करके बालक पारिवारिक तथा सामाजिक समायोजन में यदि समायोजन नहीं कर पाता तो शिक्षा के द्वारा वहां पर समायोजन किया में सहायता की जाती है, ताकि वह अपनी कठिनाइयों को दूर कर सके और अपने वातावरण में समायोजन करके एक अच्छा जीवन यापन कर सके। इसके बाद हमें देखना है विशिष्ट बालकों के शिक्षण के लिए छात्र केंद्रित विधियां। आप सभी जानते हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक
और बाल अपराधी तथा शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को रखा गया है। इन बालकों की शिक्षा के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे वह समझ सके और उनका शिक्षण अधिगम स्तर ऊंचा उठ सके। तो पहला है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में जब बालक किसी चीज को देखता है तो देखा हुआ व्यवहार स्थायी हो जाता है, इसलिए प्रदर्शन विधि का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का भी यदि प्रयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यदि हम किसी कार्य को करते हुए देखते हैं या करके देखते हैं तो वह व्यवहार ज्यादा सहायक हो जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया कार्य स्थायी हो जाता है। इसमें समय जरूर लगता है लेकिन वह स्थायी व्यवहार हो जाता है। इसके बाद स्वयं करके सीखना। महान दार्शनिक रूसो का कहना है कि जब हम किसी कार्य को स्वयं करके सीखते हैं तो वह व्यवहार स्थायी हो जाता है। इसमें भी समय लगता है लेकिन सीखा हुआ व्यवहार स्थायी हो जाता है। इसके बाद मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि में मंदबुद्धि बालकों को सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाए हैं। इसमें इंद्रियों के प्रशिक्षण पर महत्व दिया जाता है, जिससे यह विधि बहुत ही सहायक है मंदबुद्ध बालकों को सीखने में। इसके बाद खेल विधि। फ्रेडरिक फ्रोवेल ने खेल विधि के माध्यम से विशिष्ट बालकों की शिक्षा की बात की है, क्योंकि खेल उनका स्वाभाविक व्यवहार है और खेल में यदि वे कुछ सीखते हैं तो वह विधि यह विधि उसके लिए अत्यंत सहायक होती है। इसके बाद आंसांग विधि। आंसांग विधि एक महत्वपूर्ण विधि है विशिष्ट बालकों के शिक्षण के लिए, क्योंकि आंसांग विधि में बालक के चरित्र पर ध्यान देने के लिए बल दिया जाता है। इसके बाद है अभिक्रमिक अध्ययन। अभिक्रमिक अध्ययन स्किनर के द्वारा प्रतिपादित विधि है। इसमें मंदबुद्धि बालकों को सीखने के लिए किसी भी वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त करके क्रमबद्ध रूप से सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे बालक आसानी से सीख लेता है। इसके बाद उपयुक्त संसाधन का प्रयोग करके। विशिष्ट बालकों को यदि उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग करके उचित टीएलएम आदि का प्रयोग करके सिखाया जाए, साथ ही विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए तो बालक आसानी से सीख सकते हैं और वह एकदम स्थायी हो सकता है। इसके लिए उन्हें चार्ट, मॉडल, साथ ही विभिन्न प्रकार के ग्राफ आदि, चित्र, चलचित्र आदि का प्रयोग करके सीखने पर बल देना चाहिए। तो ये था आपका बाल अपराध और विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षण विधियां। आज के लिए इतना ही। आज से आपका कोर्स समाप्त हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर पढ़ेंगे। धन्यवाद।